नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं उपेंद्र नाथ अश्क की एकांकी तौलिए। हम अब पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा था कल कि किस प्रकार वसंत और मधु जो है उनका प्रेम विवाह होता है और दोनों अलग अलग वातावरण से संबंध रखते हैं। मधु भव्य वातावरण से संबंध रखती है और सफाई को सबसे अधिक महत्व देती है। उसका मानना है कि हर काम के लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग तौलिए होने चाहिए और वसंत जो है सफाई को महत्व देता है किंतु सफाई की सनक उसमें नहीं है। और वसंत जो है मधु को चूहा सेदनशाह का उदाहरण देकर के क्या समझाता है कि देखो इस तरह की बाहरी टीमटाम से रोग फैलना और रुकना नहीं होता, बल्कि रोग बढ़ता है कमज़ोरी से, जब हमारे शरीर में रोग से लोहा लेने वाले लाल कीटाणु कम हो जाते हैं तब। और फिर चूहा सेदनशाह की बात बताते हैं कि मधु कहती चूहा सेदनशाह, तो वसंत कहानी शुरू करता है, चूहा सेदनशाह का किस्सा सुनाना शुरू करता है कि शिकार करने के विचार से कुछ अफसर चूहा सेदनशाह गए। उनमें अमेरिका की रॉकफेलर ट्रस्ट के कुछ डॉक्टर भी थे। लंच के समय उन्हें पानी की आवश्यकता पड़ी तो बैरे ने आकर बताया कि गांव में कोई कुआं नहीं, लोग जोहड़ का पानी पीते हैं। जोहड़ बोले तो तालाब। डॉक्टरों को विश्वास न आया क्योंकि जोहड़ का पानी मेला और चिकट था, यानी बहुत अधिक मैला था। ऐसी कोई ही बीमारी होगी जिसके कीड़े उस पानी में ना हो। और चूहा सेदनशाह के जाट हष्ट पुष्ट लंब तड़ंगे, यानी कि वहाँ का पानी जो है वो इतना कीटाणुओं से युक्त है कि ऐसी कोई बीमारी नहीं होगी जिसके कीटाणु उस पानी में विद्यमान ना हो। लेकिन वहाँ के लोग जो है वो इतने हष्ट-पुष्ट है, स्वस्थ है। तो मधु कहती है, तो क्या आप चाहते हैं हम जोहड़ का पानी पीना शुरू कर दें? लेकिन तो क्या आप ये चाहते हैं हम तालाब का पानी पीना शुरू कर दें? तो वसंत उठकर कमरे में घूमता हुआ कहता है, तुम इस बात पर अपनी विषाक्त हंसी बिखेर सकती हो। उसके सामने रुककर तुम्हें मालूम हो कि अमेरिका के डॉक्टर वहीं रहे, यानी कि वहाँ पर रुके। वो क्यों रुके? एक जाट के रक्त का उन्होंने विश्लेषण किया पता लगाने के लिए कि आखिर क्या राज है इनके इस स्वास्थ्य का, इस स्वस्थ जीवन शैली का, जबकि वे तालाब का इतना गंदा पानी पीते हैं। तो एक जाट के रक्त का उन्होंने विश्लेषण किया, मालूम हुआ कि उसमें रोग का मुकाबला करने वाले लाल कीटाणु रोग की मदद करने वाले कीटाणुओं से कहीं ज़्यादा है। जब उन्होंने वहाँ के लोगों की खुराक का निरीक्षण किया तब पता चला कि वे अधिकतर दही और लस्सी का प्रयोग करते हैं और दही में क्या बहुत सी बीमारियों के कीटाणुओं को मारने की शक्ति है। बीमारी का मुकाबला इन नजाकतों और नफासतों, तो उनमें क्या है, रोग का मुकाबला करने वाले लाल कीटाणु रोग की मदद करने वाले कीटाणुओं से कहीं ज़्यादा है। तब उन्होंने वहाँ के लोगों की खुराक का निरीक्षण किया तो क्या पता चला कि वे अधिकतर दही और लस्सी का प्रयोग करते हैं और दही में क्या है, बहुत सी बीमारियों के कीटाणुओं को मारने की शक्ति। बीमारी का मुकाबला इन नजाकतों और नफासतों से नहीं होता, इनकी टीम-टाम से नहीं होता है, बल्कि शरीर में ऐसी शक्ति पैदा करने से होता है जो रोग के आक्रमण का प्रतिविरोध कर सके। फिर घूमने लगता है। तो मधु कहती है, मैंने चूहा सेदनशाह की बात सुन ली। मैले तौलियों से शरीर में लाल कीटाणु फैले या श्वेत, मुझे इससे मतलब नहीं। मैं तो इतना जानती हूँ कि बचपन ही से मुझे सफाई पसंद है। फिर मामा जी का जिक्र करती है तो वसंत कहता है, मेज के एक कोने का सहारा लेकर कहता है, तुमने फिर अपने मामा और मौसा की कथा छेड़ी। माना वे विलायत हो आए हैं, किंतु इसका यह मतलब तो नहीं कि वे जो कहते हैं वह वेद वाक्य है, यानी कि कटु सत्य है, ऐसा तो नहीं है। उस दिन तुम्हारे मौसा आए थे, उन्होंने हाथ धोए तो मैंने कहीं भूल से तौलिया पेश कर दिया। फिर मधु के पास जाता है वसंत और उन्होंने दांत निपोड़ लिए। नकल उतारते हुए कहता है, मैं किसी दूसरे की तौलिए से हाथ नहीं पहुँचता। किसकी नकल उतार रहा है? मधु के मौसा की। और वे अपने रुमाल से हाथ पोंछने लगे। मैं पूछता हूँ, अगर वे उस तौलिए से हाथ पोंछ लेते तो उन्हें कौन सी बीमारी चिमट जाती, यानी कि अगर वे उस तौलिए से हाथ पोंछ लेते तो उस दिन उन्हें कौन सी बीमारी लग रही थी। तो मधु कहती है, अब यह तो फिर वसंत उसके मामा जी की कथा फिर बताता है कि और तुम्हारे मामा जी। वापस जाकर फिर मेज़ पर बैठता है और कहता है, तुम्हारे जाने के एक दिन बाद मैं उनके यहाँ गया, रात वहीं रहा। दूसरे दिन मुझे सीधे दफ्तर आना था।
कहने लगे हजामत यही बना लो। मैंने कहा मैं एक दिन छोड़कर हजामत बनाता हूँ, मुझे कोई ऐसी ज़रूरत नहीं। तब उन्होंने अनुरोध किया तो मैंने कहा, जब उन्होंने बहुत ज़्यादा अनुरोध किया तो मैंने कहा अच्छा बना ही लेता हूँ। तब क्या हुआ, तो वे एक निकृष्ट सा बेकार सा रेजर ले आए और कहने लगे, नकल उतारता है वो, उनकी नकल उतारते हुए क्या कहता है देखो, मैं अपने रेजर से किसी दूसरे को हजामत नहीं बनाने देता, इसीलिए मैंने मेहमानों के लिए दूसरा रेजर रख छोड़ा है। ये कौन किसकी नकल उतार रहा है? वसंत मधु के मामा की नकल उतारते हुए कहता है कि तुम्हारे मामा ने ऐसा कहा कि मैं अपने रेजर से किसी दूसरे को हजामत नहीं बनाने देता, इसीलिए मैंने मेहमानों के लिए दूसरा रेजर रख छोड़ा है। क्रोध के मारे मेरा रक्त खौल उठा। किसका? वसंत का। अपने आप को रोक कर मैंने केवल इतना ही कहा, रहने दीजिए, मैं घर जाकर शैव कर लूँगा। तो मधु कहती है मामा जी। वसंत अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, इस पर शायद उन्हें महसूस हुआ कि मुझे उनकी बात बुरी लगी और उन्होंने मुझे अपने ही रेजर से हजामत बनाने के लिए विवश किया, किंतु मेरे हजामत बनाने के बाद मेरे ही सामने ब्लेड उन्होंने लॉन में फेंक दिया और नौकर से कहा रेजर को स्टेरिलाइज कर लाए। स्टेरिलाइज कर लाए यानी कि कीटाणु से रहित बना लाए, जीवाणु रहित बनाना, अनुर्वर करना। स्टेरिलाइज के बहुत से अर्थ निकलते हैं, अनुर्वर, वंध्य, निष्फल, निष्किटित, या हम कहेंगे मेक फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणुओं से मुक्त बनाना, मुक्त करना। तो क्या कहा उसने कि रेजर को स्टेरिलाइज कर लाए। तो वो नकल उतारता मामा की। मधु कहती है, मैं कहती हूँ आप उनके स्वभाव से परिचित नहीं, आपको बुरा लगता है। स्वच्छता की भावना भी काव्य और कला की ही भांति, देखो क्या है, काव्य और कला की भांति एक कला है, ऐसा कहती है वो मधु। तो वसंत कहता है, आवेग में उसके पास आकर बताता है कि काव्य और कला को अपनी इस घृणा में घसीटती हो कि क्यों काव्य और कला को अपनी इस घृणा में मत घसीटो। तुम सरे यानी तुम्हारे जैसे, तुम सरे ऐसे वातावरण में, यानी कि तुम्हारे ऐसे वातावरण में पले हुए सब लोगों की नफासत में नफरत की भावना काम करती है। यानी कि तुम्हारे जैसे वातावरण में जो लोग पले होते हैं वो नफासत के पीछे, नफासत यानी कि स्वच्छता के लिए की गई टीमटाम की भावना, नफ़रत की भावना काम करती है। शरीर से, गंदगी से, जीवन से नफ़रत करते हो तुम लोग। तो मधु चुप रहती है, कुछ नहीं कहती। वसंत कहता है, और मुझे जीवन से घृणा नहीं, मुझे शरीर से घृणा नहीं, और मैं सच कह दूं मुझे गंदगी से भी घृणा नहीं, ऐसा कहता है वसंत। तो मधु हंसती है और फिर कहती है, तो फिर कूड़ों के ढेरों पर बैठिए। तो वसंत कहता है, फिर कुर्सी पर जाकर बैठता है और कुर्सी को अपने समीप ले आता है और कहता है, मुझे गंदगी से घृणा नहीं, किंतु मैं गंदगी पसंद नहीं करता। देखो यहाँ पर मधु और वसंत के चरित्र की विशेषताएं प्रकट हो रही है। प्रश्न बनता है आपके यहाँ कि मधु और वसंत के चरित्र की दो विशेषताएं लिखिए। तो देखो, मधु को तो सफाई की सनक है और वसंत जो है वो सफाई पसंद करता है, किंतु सफाई की सनक सवार उस पर नहीं है। तो देखो क्या कहता है वसंत, मुझे गंदगी से घृणा नहीं, किंतु मैं गंदगी पसंद नहीं करता। बड़ा नाजुक सा फ़र्क है, थोड़ा हल्का सा फ़र्क है इस बात में। यदि हमें जीवन का सामना करना है तो रोज़ गंदगी से दो चार होना पड़ेगा, फिर इससे घृणा कैसी। जिन गरीबों को तुम अपने बरामदे के फर्श पर भी पाँव न रखने दो, मैं उनके पास घंटों बैठ सकता हूँ, ऐसा कहता है वसंत। गंदगी से घृणा नहीं और गंदगी पसंद नहीं करता, इस बात में क्या फ़र्क है वो बताते हुए कहता है कि जिन गरीबों को तुम अपने बरामदे में पाँव न रखने दो, उनके साथ मैं घंटों बैठ सकता हूँ। मधु हंसती है तो वसंत कहता है, और मैंने ऐसे गंदे इलाकों में जीवन के निरंतर कई वर्ष बिताए हैं जहाँ तुम्हारी स्वच्छता की सनक तुम्हें गुजरने तक न दे सकती। समझी क्या कहता है वसंत कि मैंने ऐसी जगह पे बहुत समय बिताया है जहाँ पर तुम्हारी जो सनक है ये स्वच्छता को लेकर वो तुम्हें जहाँ से गुजरने भी न दे, वहाँ पे मैंने जीवन का एक हिस्सा बिताया है। फिर मधु कहती है, स्वेटर बुन रही है, उसी स्थान पर बैठी बैठी कहती है, पर अब तो आप विपन्न नहीं, लेकिन अभी तो आप गरीब नहीं हो, अब तो आप गंदे इलाकों में नहीं रहते। विपन्नता की व्यवस्था को मैं समझ सकती हूँ, किंतु गंदेपन का स्वभाव मेरी समझ से दूर की वस्तु। वो कहती है कि गरीबी की व्यवस्था तो समझ सकती हूँ, लेकिन गंदेपन का स्वभाव ये मेरी समझ के बाहर है। तो वसंत कहता है, तो मैं तुम्हारे विचार में स्वभाव से गंदा हूँ।
मधु उसी विशेली हंसी के साथ हंसती है और कहती है, मैं कब कहती हूँ। तो वसंत खड़ा हो जाता है, ऐसे दिन मुझ पर आए हैं जब एक बनियान पहने मुझे कई दिन गुजर जाते थे, उसे धोने तक का अवकाश न मिलता था और अब मैं दिन में 2 बार बनियान बदल लेता हूँ। अगर ये गंदेपन की आदत है तो वसंत क्या कहता है कि एक समय ऐसा था जब मैं एक बनियान में कई दिन गुजार लेता था, किंतु अब मुझे दिन में 2 बार बनियान बदलनी पड़ती है। तो मधु कहती है कि मैं ऐसा कब कहती हूँ कि ये तुम्हारी गंदेपन की आदत है। तो वसंत कहता है, स्वच्छता बुरी नहीं, पर तुम तो हर चीज़ को सनक की हद तक पहुँचा देती हो और सनक से मुझे चिढ़ है। यानी कि पागलपन किसी भी चीज़ का ये उसे अच्छा नहीं लगता वसंत को। ऐसा कहते हुए कमरे में घूमने लगता है। बनियानों और तौलियों की कैद मैंने मान ली, किंतु यदि मैं गलती से बनियान न बदल पाऊँ या गलत तौलिया ले लूँ तो इसका यह मतलब तो नहीं कि मैं स्वभाव से गंदा हूँ और मेरे इस स्वभाव पर तुम्हें मुंह फुलाकर बैठ जाना या अपनी विशेली हंसी बिखेरना चाहिए। तो देखो, सफाई के नाम पर कितना कुछ जीवन में औपचारिक हुआ जा रहा है, जिसमें रिश्तों की गर्माहट खत्म होती जा रही है, रिश्तों का जो प्रभाव है वो खत्म होता जा रहा है, रिश्तों की गहराई मिटती जा रही है, सिर्फ़ और सिर्फ स्वच्छता की सनक को लेकर के मधु और वसंत में किस प्रकार बहस होती है। फिर वसंत रेडियो के पास जाकर के कहता है, तुमने अपने आप को इन मिथ्या बंधनों में इतना जकड़ लिया है कि मेरा जरा सा खुलापन भी तुम्हें अखरता है। तो वसंत क्या कहता है कि तुमने जीवन में ये झूठे बंधनों में अपने जीवन को इतना तुम जकड़ कर बैठ गई हो कि मैं यदि थोड़ा सा स्वतंत्र जीवन जीता हूँ, खुलेपन से जीवन जीता हूँ, तो तुम्हें वो अखरने लगता है। अपने सिद्धांतों को तुमने सनक की हद तक पहुँचा दिया है। तुम अपने सिद्धांतों को सनक का नाम दे दिया, यानी कि सनक की हद तक तुम पहुँच गई हो अपने सिद्धांतों को लेकर के। तो उशी और निम्मो का जिक्र छेड़ता है। उशी और निम्मो क्या है, उसकी भतीजियां हैं वसंत की। किसी दिन उसके घर आई है और सफाई के ही नज़रिए से मधु उनके साथ कैसा व्यवहार करती है उसका जिक्र करता है वसंत। मधु बुनना छोड़ देती है। आपने फिर उशी और निम्मो की बात चलाई। उशी और निम्मो, वसंत हंसते हैं और हंसते हुए कहता है, कल मिल गई बाजार में। मैंने पूछा, निम्मो आई नहीं तुम इतने दिनों से? तो क्या कहने लगी, हमको चच्ची से डर लगता है। ऐसा कह कर के वसंत हंसता है। मधु उसी विशैली हंसी के साथ, यानी कि एक व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए कहती है, मैं उन्हें खा जो जाती हूँ, शायद इसीलिए नहीं आती है वो दोनों। तो वसंत क्या कहता है तिपाही के पास आकर के, खाओगी तो तुम क्या, पर वे बच्चियाँ हैं। मधु, बच्चियाँ? फिर व्यंग्य से हंसती है। तो वसंत उसके व्यंग्य को सुना अनसुना करके तिपाही पर बैठते हुए, हंसना उनका स्वभाव है, वे हंसेगी तो बेबात की बात पर हंसेगी और तुम्हारा एटिकेट यानी कि तुम्हारा जो शिष्टाचार है, बस दबे दबे घुटे घुटे फिरो। बेजारी से सिर हिलाकर उठता है, यानी कि बहुत एकदम से मजबूर होकर के उसके सामने सिर हिला करके उठ जाता है वसंत। और हाँ, जो आदमी जी भर खा पी नहीं सकता, हंस हंसा नहीं सकता, वह जीवन में कर ही क्या सकता है। यानी कि वसंत जो है वो जीवन को सहजता से जीने का पक्षधर है और मधु जो है वो जीवन में स्वच्छता की सनक रखती है और सफाई के नाम पर, तहजीब के नाम पर वो जीवन को बहुत बंधनों में जकड़ कर रखती है। तो वसंत और मधु, इन दोनों की मानसिकता में यही फ़र्क है और इसी को लेकर के दोनों के बीच में तर्क वितर्क हुआ जा रहा है। चिंताओं और आपत्तियों में क्या कहता है वसंत, जो आदमी जी भर खा पी नहीं सकता, हंस हंसा नहीं सकता, वह जीवन में कर ही क्या सकता है। चिंताओं और आपत्तियों के बंध नहीं क्या कम है जो जीवन को शिष्टाचार की बेड़ियों से जकड़ दिया जाए। यानी कि वसंत कहता है कि जीवन में वैसे ही चिंताएं और आपत्तियां बहुत सारी हैं और उनके बंधन भी बहुत है, तो और वो तो कम नहीं है कि शिष्टाचार की बेड़ियां और उनमें जकड़ जाए हम। यह न करो, वह न करो, ऐसे न बोलो, वैसे न बोलो, इन आदेशों का कहीं अंत भी है। मधु चुप रहती है, कुछ भी जवाब नहीं देती। वसंत फिर कहने लगता है, और फिर तुम्हारे इस शिष्टाचार में वह स्निग्धता कहाँ, कोमलता कहाँ, प्रेम कहाँ। तुम्हारे आने से पहले मैं देव और नारायण वसंत के मित्र है। मधु के आने से पहले किस प्रकार का उनका जीवन, उनकी जीवन शैली हुआ करती थी उसका जिक्र करता है वो। मैं देव और नारायण एक ही लिहाफ यानी रजाई
ओढ़ने की कंबल लिहाफ में बैठ जाते थे। जरा कल्पना तो करो, सर्दियों की सुबह या शाम एक ही चारपाई पर एक ही रजाई घुटनों पर ओढ़े 4-5 मित्र बैठे हैं, गप्पें चल रही है, सुख दुख की बातें हो रही है, वहीं चाय आ जाती है, साथ साथ बातें होती है, साथ साथ चुस्कियाँ लगती है। इस कल्पना में कितना आनंद है, कितनी स्निग्धता है। अब मित्र आते हैं, अलग अलग कुर्सियों पर बैठ जाते हैं, एक दूसरे पर बोझ मालूम होता है। फिर जोश में आकर के कहता है, चिड़िया तक तो फटकने नहीं देती तुम बिस्तर के पास, मैं तो इस तकल्लुफ़ में घुटा जाता हूँ। क्या कहता है वसंत, मुझसे ये तकलीफ़ नहीं देखी जाती, ये बंधन नहीं झेले जाते। जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है और हजामत का सामान ठीक करने लगता है वसंत। और मधु कहती है, मैं तकल्लुफ़ स्वयं पसंद नहीं करती, पर जब दूसरों को सफाई का कुछ भी ख्याल न हो तो विवश हो इससे काम लेना पड़ता है कि मैं खुद तकलीफ़ पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन जब दूसरों को ख्याल ही नहीं सफाई का तो फिर मजबूर होकर के मुझे ये करना पड़ता है। आप ये बताइए, कितने लोग हैं जिन्हें सफाई की आदत है, कितने हैं जो हमारी तरह पाँव धोकर रजाई में जाते हैं, बैठते हैं। तो वसंत कहता है, पाँव धोने की मुसीबत रजाई में बैठने का लुत्फ़ ही किरकिरा कर देती है। तो यहाँ तो देखो मधु की बात से हम भी सहमत हैं कि पाँव तो धोकर ही बिस्तर पर जाना चाहिए। तो वसंत जो है वो पाँव धोने को सारा लुत्फ़ किरकिरा करना बताता है कि भी पाँव धोकर के रजाई में बैठने का कोई आनंद ही नहीं है। तो मधु कहती है, कुत्ता भी बैठता है तो दुम हिलाकर बैठता है, यानी कि जानवर भी सफाई का ध्यान रखते हैं। तो मनुष्य तो स्वभाव से ही स्वच्छता प्रेमी है, मैं गंदे लोगों से घृणा करती हूँ, ऐसा कहती है मधु। फिर स्वेटर बुनने लग जाती है। वसंत मुड़कर, घृणा, यही तो मैं कहता हूँ, तुम्हें मुझसे घृणा है, मेरे स्वभाव से घृणा है, तुम्हारा वातावरण मेरे वातावरण से घृणा करता है। वसंत कहता है कि यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि तुम्हें मुझसे घृणा है, मेरे स्वभाव से घृणा है, यहाँ तक कि तुम्हारा वातावरण मेरे वातावरण से भी घृणा करता है। तो मधु उसी विषैली हंसी के साथ क्या कहती है, ये आप कह सकते हैं, नहीं मैं तो ऐसा नहीं कहती। वसंत कहता है, तुम्हें मेरी हर एक बात से घृणा है, मेरे खाने पीने से, उठने बैठने से, हंसने बोलने से। मैं जब हंसता हूँ सीना फुलाकर हंसता हूँ, इसीलिए ऊशी और निम्मो, फिर ऊशी और निम्मो की कथा छेड़ देता है। मधु स्वेटर को फेंक कर, आपने फिर ऊशी और निम्मो की कथा छेड़ी। मुझे हंसना बुरा नहीं लगता, पर समय कुसमय का भी ध्यान होना चाहिए। उस दिन पार्टी में आते ही ऊशी ने मेरे कान पर चुटकी ले ली, यानी कि कान के पास आकर चुटकी बजाई, और निम्मो ने मेरी आंखें बंद कर ली। कोई समय था उस तरह हंसी मजाक का? मुझे हंसी मजाक से घृणा नहीं, अशिष्टता से घृणा है। ऐसा कहती है मधु कि मुझे हंसी मजाक से मैं घृणा नहीं करती, बल्कि अशिष्टता से मैं घृणा करती हूँ। तो वसंत कहता है, ऊशी। तो मधु कहती है, परले दर्जे की अशिष्ट और असभ्य लड़की है, परले दर्जे की यानी कि अव्वल दर्जे की अशिष्ट और असभ्य लड़की है, ऐसा कहता है मधु कहती है ऐसा। तो मधु क्या कहती है, मदन की वर्षगांठ के दिन वे सब आए थे, निम्मो इतनी चंचल लड़की है, पर वह तो बैठ गई एक और ये नवाबजादी कौन? ऊशी सैंडल समेत आ बैठी मेरे सामने, टांगे पसारे, और उसके गंदे सैंडल मेरी साड़ी के बिल्कुल समीप आ गए। आप इस अशिष्टता को शौक़ से पसंद करें, मैं तो इसे कदापि पसंद नहीं कर सकती। जिसे बैठने उठने बोलने का सलीका नहीं, वह मनुष्य क्या पशु है, ऐसा कहती है कौन? मधु। यानी कि जिसे उठने बैठने का शऊर नहीं, सलीका नहीं, वो मनुष्य नहीं हो सकता, वो पशु के समान है। फिर वसंत गरज कर कहता है, पशु? तो तुम मुझे पशु समझती हो? तुम मनुष्य की प्राकृतिक भावनाओं को बांध कर रखना चाहती हो अपने कठिन सिद्धांतों की बेड़ियों में, यानी कि मानव की स्वभावगत विशेषताओं को तुम जकड़ के रखना चाहती हो ताकि उसकी रूह ही मर जाए, यानी कि उसकी प्रकृति ही खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए। मुझे ये सब पसंद नहीं और इसीलिए तुम मुझसे घृणा करती हो। वसंत कहता है कि मैं ये सब पसंद नहीं करता, शायद इसीलिए तुम्हें मुझसे घृणा है। तुम्हारी इस विषाक्त हंसी में मैं जानता हूँ कितनी घृणा छिपी है, और मुझे डर है कि किसी दिन मैं सचमुच पशु न बन जाऊं। अभी मेरा जी चाहा था कि इस जलील से तौलिए को उठाकर बाहर फेंक दूं, और मेरा जी चाहा करता है कि मैं तुम्हारी इस हंसी का गला घोंट दूं। घृणा, तुम मेरी हर बात से घृणा करती हो, मुझे पशु समझती हो। तब मधु क्या कहती है, स्वेटर उठाती है, भरे हुए गले से आप नाहक हर बात को अपनी ओर ले जाते हैं, यानी कि वसंत को बहुत अधिक क्रोध आ जाता है। तो मधु कहती है कि बिना हक के आप बिना मतलब के हर बात अपनी तरफ खींचते हैं, अपनी कल्पना से मेरे दिल में वे बातें देखते हैं जो मैं स्वप्न में भी नहीं सोचती।
यानी कि आप जो कह रहे हैं वो मैं कभी नहीं सोच सकती। मुझे आपसे घृणा है या नहीं इसे मैं नहीं जानती, पर आपको मुझसे ज़रूर घृणा है। आपने मुझसे शादी कर ली, मैं जानती हूँ, क्यों कर ली ये भी जानती हूँ, लेकिन विवाह के लिए आपका तैयार हो जाना ये नहीं बताता कि आपको मुझसे नफ़रत नहीं। इसका क्रोध चाहे अब आप मेरी सफाई पर निकालें, चाहे मेरी पोशाक या मेरे स्वभाव पर। वसंत, तुम अब देखो इस प्रकार दोनों के जीवन में किस प्रकार रिश्तों की गर्माहट लुप्त हो गई है, रिश्तों का प्रभाव खत्म हो गया है, प्रेम खत्म हो गया है, जबकि इन दोनों ने प्रेम विवाह किया था। और इस तरह से सभ्यता के नाम पर, सफाई के नाम पर, तहजीब के नाम पर मधु और वसंत का जीवन जो है वो इस प्रकार तर्क वितर्क में बदल जाता है। वो दोनों सफाई के नाम पर अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं, लड़ाई झगड़ा तक शुरू हो जाता है, यानी कि जीवन की सहजता समाप्त हो जाती है, जीवन में प्रेम और अपनापन खत्म होने लग जाता है। यही कुछ लेखक इस एकांकी के माध्यम से स्पष्ट करना चाहते हैं। तो अब हम यहीं पर ख़त्म करते हैं आज का वीडियो। इसके आगे बढ़ेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।